हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र। तो आज फार्मा सीरीज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो जैसा कि हमने जो इसके पिछला लेक्चर इसका देखा था, उसमें हमने आपको बताया था कीमोथेरेपी के बारे में कि कीमोथेरेपी क्या है। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे, जिसमें आपका बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइडल एजेंट थे। ठीक है, उसके बाद में हमने एंटीबायोटिक्स पढ़ा था। ठीक है, फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और लास्ट में हमने जो है एमआईसी यानी मिनिमम इमिलिटरी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इन सब टर्म्स को जो है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो उसी सीरीज को जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब समझते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट का क्लासिफिकेशन है, उसको मेनली 3 तरीके से बांटा गया है, यानी क्लासिफाई किया गया है। पहला जो इसका तरीका है क्लासिफिकेशन का, वो है टाइप ऑफ एक्शन, यानी ये किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, यानी स्टैटिक, यानी उसके ग्रोथ को या मल्टीप्लिकेशन को रोकने का काम करता है, या उसे सीधे मार देता है, यानी साइड इफेक्ट, यानी किल कर देता है। ठीक है, तो ये जो है इसका पहला टाइप का क्लासिफिकेशन है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के क्लासिफिकेशन की। तो इसका जो दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है, वो है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, यानी जो इसका स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी किस तरीके से है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, एक पर्सन 10 लोगों को मार रहा है, और एक दूसरा पर्सन है वो 20 लोगों को मार रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो 10 लोगों को मार रहा है, वो कम संख्या को जो है कवर कर रहा है, तो वो आपका जो है नैरो स्पेक्ट्रम का होता है। लेकिन जो एक दूसरा पर्सन है, वो 20 लोगों को मार रहा है, तो वो जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को जो है कवर कर रहा है। तो जो कम संख्या को कवर कर रहा है, वो आपका नैरो स्पेक्ट्रम का। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया वायरस होते हैं। ठीक है, तो वो मेडिसिन जो है केवल उन्हीं के लिए इफेक्टिव होती है, तो वो आपका जो है नैरो स्पेक्ट्रम की मेडिसिन होती है। और जो यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ठीक है, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो अगर उनको सभी को साथ में किल कर रहा है, तो ये मेडिसिन जो है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की मेडिसिन होती है। फिर बात करते हैं तीसरे टाइप की क्लासिफिकेशन की। तो जो आपका तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है, वो आपका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी जो दवा है, ठीक है, वो किस तरीके से जो है अपना काम करे बैक्टीरिया में। अब उसमें हम पढ़ेंगे कि उसमें जो है उसको भी क्लासिफाई किया जाता है। तो उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं जो उसको सेल वॉल को तोड़ती हैं। ठीक है, कुछ होती हैं जो सीधे सेल की लिसिस कर देती हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो जाके उसका डीएनए का जो है सीक्वेंस चेंज करती हैं और उसमें अल्टरेशन कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें भी जो है डिवीजन किया गया है। तो उसको जो हम बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पे हम 2 क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो आइए, पहला क्लासिफिकेशन हम बात करते हैं इसकी टाइप ऑफ एक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें बैक्टीरियोसाइडल एजेंट पहला है, फिर दूसरा आपका जो है बैक्टीरियोस्टैटिक है। अब इसमें बैक्टीरियोसाइडल एजेंट में आपका पेनिसिलिन, सिफाइलोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलोन्स, रिफाम्पिन और आपका मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, तो ये जो 6 मेडिसिन है, ठीक है, ये आपके जो है बैक्टीरियोसाइडल एजेंट हैं। कहने का मतलब है कि ये अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लाई की जा रही है, तो ये सीधे उसको किल करती हैं। अब इसमें आपका जो पेनिसिलिन है, सिफाइलोस्पोरिन है, ये केवल एक सिंगल ड्रग नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है आपका ग्रुप है। इसके अंदर आपको जो है डिफरेंट टाइप के जो है साल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका सिफाइलोस्पोरिन में भी जो है एक लंबा चौड़ा ग्रुप है। ठीक है, इसमें भी आपको काफी मेडिसिन देखने को मिलेंगी। फिर आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड है, उसी तरीके से फ्लोरोक्विनोलोन्स है। ठीक है, तो ये आपका जो है बैक्टीरियोसाइडल एजेंट हो गया। अब बात करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट के बारे में। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट क्या है कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया के इन्वेशन यानी ग्रोथ को या मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो इसमें आपका टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, सल्फोनामाइड, एर्थोमाइसिन, डेप्सोन और क्लिंडामाइसिन है। तो ये जो है आपके, ये भी पूरा का पूरा जो है ग्रुप है। ठीक है, इसके भी अंदर जो है मेडिसिन आते हैं। इसमें जो सिंगल मेडिसिन है, ठीक है, इसमें 3 है आपका। ठीक है, एक एर्थोमाइसिन है, एक डेप्सोन और एक क्लिंडामाइसिन है। ये ग्रुप नहीं है, ये आपका एक साल्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं बैक्टीरियोसाइडल एजेंट में। तो इसमें आपका रिफाम्पिन और मेट्रोनिडाजोल, ये भी ग्रुप नहीं है, ये आपके साल्ट हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है बैक्टीरियोसाइडल एजेंट और बैक्टीरियोस्टैटिक हो गए। अब बात करते हैं कि इनको याद कैसे रखा जाए। ठीक है, क्योंकि जो फार्मा है वो कहने के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। इसको इस तरीके से समझते हैं
जैसे मान लीजिए ये हम आपको एक नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर इसको आपको याद करना है तो आप सोचिए इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। आप इसको वैसे नहीं याद कर सकते, लेकिन अगर हम इसमें ट्रिक लगा दें कि इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको हमको याद करने में आसानी रहेगी और आसानी से याद हो जाएगा। तो यही ट्रिक हमको फार्मा में लगाना है। तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजिंग टॉपिक हो, या जहाँ पे आप काफ़ी डिफिकल्ट महसूस करें, वहाँ हम आपको जो है अच्छा सा अच्छा निमोनिक बना के हम बताएं, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। तो इसके लिए जो हमने एक निमोनिक जनरेट किया है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोल्स, रिफाम्पिसिन और मेट्रोनिडाजोल, इसके लिए हमने जो एक निमोनिक क्रिएट किया है वो आपका है, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, रामचंद्र शाही संग्रहालय, ठीक है। फिर दूसरा फैजाबाद अयोध्या, ठीक है, अयोध्या। फिर लास्ट में आपका क्या है, कानपुर परमठ, ठीक है। ये जो है आपका, ये साइडल के लिए जो है निमोनिक है, ये साइडल के लिए एक निमोनिक है। इसको समझते हैं कैसे। जैसा कि इसमें आप देखिए, जो ये इधर जो है ये आपका एक जगह का नाम है, मुजफ्फरपुर हो गया, फैजाबाद हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है। फिर इसमें इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, ये जगह है, ठीक है, ये मतलब होली जगह है जिसको मतलब पवित्र स्थान कहते हैं। इसमें आपका रामचंद्र शाही संग्रहालय मुजफ्फरपुर में, फैजाबाद में अयोध्या आपका, ठीक है, और कानपुर में परमठ, ठीक है। ये भगवान शिव का मंदिर यहाँ है। अगर आप कभी जाएंगे कानपुर तो वहाँ जाके देखिएगा, ये काफी अच्छा है। तो अब इसको हम इससे रिलेट करते हैं। तो कानपुर, ठीक है, पेनिसिलिन, ठीक है, कानपुर में परमठ यानी कानपुर पेनिसिलिन। फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स यानी फैजाबाद, ठीक है, अयोध्या, अमाइनो ग्लाइकोसाइड। फिर बात करते हैं मुजफ्फरपुर मेट्रोनिडाजोल, रिफाम्पिन जो है आपका रामचंद्र शाही संग्रहालय। तो इस तरीके से जो है इसको हम याद कर सकते हैं। अब आप इसको एक तरीके से उल्टा मतलब चल सकते हैं। जैसे देखिए, मुजफ्फरपुर जो क्या है वो जानते हैं, अगर कोई गया होगा तो वो बिहार साइड में पड़ता है, ठीक है। तो जो मुजफ्फरपुर है, अगर आप मुजफ्फरपुर से चलना शुरू करेंगे तो उसके बाद में आप आएंगे फैजाबाद, ठीक है, फिर फैजाबाद से आप अयोध्या। तो उसमें जो है आप पहले मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, ठीक है, मुजफ्फरनगर में रामचंद्र शाही संग्रहालय। तो आप नीचे से चलिए, ठीक है, यहाँ पे मुजफ्फरपुर पहुंचे, मुजफ्फरपुर से रामचंद्र शाही संग्रहालय, ठीक, तो रिफाम्पिन। फिर आप मुजफ्फरपुर से कहाँ पहुंचे, फैजाबाद, फ्लोरोक्विनोलोन्स के बाद में आप अयोध्या, ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, फैजाबाद में अयोध्या, अमाइनो ग्लाइकोसाइड। उसके बाद में फिर बात करते हैं कानपुर, सेफेलोस्पोरिन, कानपुर में परमठ पेनिसिलिन। तो आपको क्या करना है, नीचे से चलना है, ठीक है, इधर आपको नीचे से चलना है, ठीक है, ध्यान रखना है कि इधर आपको नीचे से चलना है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे जो आपको मुजफ्फरनगर से आपको कानपुर की तरफ चलना है। तो इस तरीके से जो है आपको ये याद हो जाएगा आसानी से। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद करने में आसानी हेल्प करेगी और आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट के बारे में। तो जो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है, ठीक है, इसको याद करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप बैक्टीरियोसाइडल एजेंट याद कर लीजिए, ठीक है। अगर बैक्टीरियोसाइडल नहीं है तो जाहिर सी बात है वो आपका बैक्टीरियोस्टैटिक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा निमोनिक, इसके लिए आप याद कर सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक के लिए आप याद कर सकते हैं TCS, ठीक है, ये आपका एक हो गया TCS, और दूसरा जो हो गया आपका CDE, ठीक है। ये जो कहने का मतलब जैसे CDE, ठीक है, उसके बाद में TCS, मतलब नीचे से आपको ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, CDE, और ऊपर से जो है आप नीचे की तरफ आना है TCS, यानी
3 ऊपर से नीचे की तरफ और 3 नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये जो है आपका स्टैटिक का न्यूमेरिक हो गया। अच्छा यही रहेगा कि आप जो है साइडल वाला याद कर लीजिए, ठीक है। अगर वो साइडल कैटेगरी का नहीं है, मतलब बैक्टीरियोसाइडल नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो आपका बैक्टीरियोस्टैटिक होगा। तो हमारे मेरे हिसाब से तो मतलब वही अच्छा है कि आप केवल साइडल का याद कर लीजिए, बाकी अगर वो साइडल नहीं है तो आपका स्टैटिक का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की। तो ये दियर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, यानी ये स्पेक्ट्रम पे बेस है। तो स्पेक्ट्रम में आपका ये नैरो स्पेक्ट्रम और दूसरा जो है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब नैरो स्पेक्ट्रम में 2 पेनिसिलिन जी और अमाइनोग्लाइकोसाइड, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टेट्रासाइक्लिन और क्रोमफेनिकॉल। तो ये दोनों हैं, तो आसानी से याद हो जाएंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन आपको इसी में पहले वाले में बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक्स में है। अब जो आपका तीसरा क्लासिफिकेशन होने वाला है, ठीक है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, तो वो जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आसानी से याद कर लेंगे वो भी, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आपका तीसरा क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे। अब आपका है अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी जो आपका थर्ड क्लासिफिकेशन है, लास्ट क्लासिफिकेशन, वो आपका है किस पे बेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे। तो पहला जो है बात करते हैं वो इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, यानी जो पहला ड्रग्स इसमें आता है वो सेल वॉल के सिंथेसिस को जो है इनहिबिट कर देता है। कहने का मतलब है कि जिससे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसका जो है ये इनहिबिशन कर देता है, यानी उसको इनहिबिट कर देता है। तो इसमें आपका जो है पहला पेनिसिलिन है, दूसरा सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनेम्स, बैसिट्रेशिन, बेंकोमाइसिन और साइक्लोसेरिन। तो ये जो है आपके 6 मेडिसिन हैं, 6 ड्रग्स हैं, जो किस तरीके से काम करते हैं, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसके सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं, यानी इनहिबिट कर देते हैं। फिर बात करते हैं इसमें दूसरा ड्रग। तो दूसरा ड्रग क्या करता है, ये इसके सेल मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है, ठीक है, ये उसको इफेक्ट करता है। तो इसमें आपका एम्फोटेरिसिन बी है, ठीक है, निस्टेटिन है और पॉलीमेक्सिन है। एम्फोटेरिसिन बी जो है, ठीक है, उसको AMB, ठीक है, AMB भी कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जो AMA होता है, ठीक है, ये आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, ठीक है। और ये AMB, ये आपका एम्फोटेरिसिन बी, ये आपका मेडिसिन है, ठीक है, और ये आपका जो है क्लासिफिकेशन है इसका। फिर इसमें निस्टेटिन, ठीक है, एंटी फंगल ड्रग, और पॉलीमेक्सिन, ठीक है, ये दवाएं आती हैं जो क्या करती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसके फंक्शन को अफेक्ट करती हैं। फिर बात करते हैं तीसरे दवा के बारे में। तो जो तीसरा दवा इसमें होता है वो इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये प्रोटीन को बनना ही बंद कर देता है, यानी ये प्रोटीन ही नहीं बनने देता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को जो है इनहिबिट कर देता है। तो इसमें आपका पहला जो है, ठीक है, इसमें आपका पहला क्लोरामफेनिकॉल, दूसरा टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, लेंजोलिड और क्लेंडामाइसिन, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है ये आपके इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को जो है इनहिबिट कर देते हैं, उसके फॉर्मेशन को रोक देते हैं। फिर आपका फोर्थ जो है ड्रग्स दैट अल्टर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, बाय मिसलीडिंग ऑफ mRNA कोड एंड प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ mRNA ट्रांसलेशन, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं कि जो जिससे ट्रांसलेशन हो रहा है, जिससे क्या होता है कि जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, जब mRNA से DNA बनता है, ठीक है, तो जो DNA से DNA ये रिप्लिकेशन होता है, ठीक है, फिर DNA से mRNA, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, उसके बाद में mRNA से, ठीक है, प्रोटीन होता है, तो उसमें ट्रांसलेशन। तो जब mRNA की रीडिंग हो रही होती है, ठीक है, प्रोटीन बनने के लिए, तो उसमें mRNA का जो है वो मिसरीड, यानी गलत तरीके से रीडिंग कर दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ mRNA ट्रांसलेशन, यानी इस mRNA से जो प्रोटीन बनने वाला है, ठीक है, वो नहीं बनता है, कुछ और बन जाता है। तो इस तरीके से जो है इसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इफेक्ट किया जाता है। तो इसका जो मेन मेडिसिन है वो आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है, कि इसकी एक ही मेडिसिन है। अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की जितनी मेडिसिन है, ठीक है, वो क्या करती हैं, mRNA की मिसलीडिंग करती हैं, ठीक है, और उससे जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इफेक्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं अगले ग्रुप के बारे में, ठीक है, जो अब आपका अगला ग्रुप है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ठीक है, वो आपके जो DNA सिंथेसिस होता है, ठीक है, उसको इफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो आपका है ड्रग्स दैट इनहिबिट वायरल DNA सिंथेसिस, यानी जैसा कि हमने देखा था कि उसके आगे आपका
वो ड्रग्स है, ठीक है, जो वायरल डीएनए के सिंथेसिस को, ठीक है, इनहिबिट कर रहा है। फिर डीएनए फंक्शन को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी जो डीएनए का फंक्शन है, ठीक है, जो उसका काम है उसको इफेक्ट कर रहा है। फिर डीएनए गाइरेज, ठीक है, एक तरीके का एंजाइम होता है, ठीक है, उसको ये इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। और लास्ट में आपका एंटी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो जो इसमें एक इंटरेस्टिंग मतलब बात यह है कि जो हम अपना एंटी माइक्रोबियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो हम आपका यहीं से करेंगे, ठीक है, सल्फोनामाइड से। जो हम आपको पहली मेडिसिन पढ़ाएंगे, ठीक है, वो आपको सल्फोनामाइड पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले भी जो है कुछ चीज़ें हमको हैं, जैसे मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसका यूज कैसे करना है, ठीक है। और जैसे कोई पेशेंट अगर हमारे क्लिनिक पे आ रहा है, ठीक है, तो उसको मतलब अप्रोच कैसे करेंगे, यानी उसमें दो तरीके का जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहले इंपेरिकल दिया जाता है, उसके बाद में जो जांच वगैरह करवानी होती है उसको करवा के जो है फिर उसको डिफिनेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वो सब चीज़ें भी पढ़ेंगे इसमें। तो पहले आइए इस क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। तो ड्रग्स दैट इनहिबिट वायरल डीएनए सिंथेसिस, यानी जो वायरल डीएनए होता है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट। इसमें कहने का मतलब है, ठीक है, कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये एंटी वायरल ड्रग, ठीक है, एंटी वायरल, ठीक है, एंटी वायरल ड्रग, ठीक है, सीधे इसका मतलब है एंटीवायरल ड्रग से। जैसे इसमें आपको एसाइक्लोविर, जेंसिक्लोविर और यूडोविडिन, ठीक है, ये मेडिसिन है इसके। और भी मेडिसिन है लेकिन इसमें 3 ही दिया गया है। ड्रग्स दैट अफेक्ट डीएनए फंक्शंस, ठीक है, ड्रग्स अफेक्ट द डीएनए फंक्शंस। ये जो मेडिसिन है, ठीक है, ये मेनली जो उसमें एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन जो होती हैं, ठीक है, उसमें यूज की जाती है टीबी के लिए। उसमें आपका जो है रिफाम्पिन है और रिपाब्यूटिन है। फिर बात करते हैं आपका ड्रग्स डेट इनहिबिट डीएनए गाइरेज, यानी जो डीएनए गाइरेज को इनहिबिट करता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो उसमें आपका केवल एक सिंगल कैटेगरी है फ्लोरोक्विनोलोन्स की, ठीक है, जिसमें आपका मेडिसिन आ जाते हैं सारे। तो ये भी एक ग्रुप है, इसके अंदर मेडिसिन आते हैं। फिर लास्ट में आपका जो है एंटी मेटाबोलाइट है, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट में, ठीक है, आपका सल्फोनामाइड, डेप्सोन, ट्राइमेथोप्रिम और पायरामेथामाइड, तो ये मेडिसिन है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसका क्लासिफिकेशन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें जो है कीमोथेरेपी या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट पढ़ने में जो है आसानी होगी और उसको हम आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे उसमें आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना पड़ेगा, तो उसको हम समझ लेंगे। उसके बाद में जो है मतलब आपका जो कीमोथेरेपी है वो स्टार्ट यहीं से होगा, सल्फोनामाइड से। यानी जो ये अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब आपको हम मेडिसिन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में और सीखने में भी, और सिखाएंगे भी आपको, ठीक है। उसमें आपको क्लिनिकल केस भी मतलब डिस्कस करेंगे। अगर कोई पेशेंट आ रहा है, उसको डायरिया है, दस्त है, ठीक है, तो उसको जो है किस तरीके से मैनेज करना है वो सब हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा ये भी आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप पढ़िए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। हम आपको पूरा जो है फार्मा पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले आपको कीमोथेरेपी कवर कराएंगे, ठीक है। पिछले आप हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का, उसमें आप जाके देखिए, ठीक है। उसमें आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है पूरा कंप्लीट है, ठीक है। आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। फिर जो है आपका सेकंड जो चल रहा है, ठीक है, कीमोथेरेपी, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे पूरा, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। तो उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।